नमस्कार। DHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल के इस ई काउंसलिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह आज आपसे बात करेंगे हिंदी भाषा संप्रेषण। भाषा और संप्रेषण, संप्रेषण के मूल तत्व लिखित और उच्चरित भाषा, आंगिक और संप्रेषण यानी कि संप्रेषण से संबंधित जो संप्रेषण से संबंधित तत्व हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। संप्रेषण क्या है? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि संप्रेषण है क्या और भाषा से उसे कैसे जोड़ा जाए, समाज से उसे कैसे जोड़ा जाए, इस पर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात है जिस पर हमें आपसे बात करनी है वो है संप्रेषण का अर्थ, उसके बाद संप्रेषण के रूप, उसके बाद संप्रेषण का प्रयोजन, उसकी प्रक्रिया और एक संप्रेषण सफल कैसे बनाया जाए। संप्रेषण बोलकर, लिखकर, शारीरिक हाव भाव आदि के द्वारा संपन्न किया जाता है, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच में जो विचार विनिमय होता है उसे हम संप्रेषण करते हैं। संचार माध्यमों के द्वारा जन जन तक संप्रेषण किया जाता है। संप्रेषण की जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अर्थात संप्रेषण के बिना क्या समाज, क्या मनुष्य जिंदा रह सकता है? मेरे ख्याल से बिना संप्रेषण के समाज नहीं कहलाता और मनुष्य बिना संप्रेषण के जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य के पास भाषा है जैसे अन्य प्राणियों के पास भी होती है। मनुष्य के पास बोलने की शक्ति है। मनुष्य के अपनी भाषा से लोगों को अपनी बात समझाने में प्रयत्न करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य ही समझाने का प्रयत्न करता है। जानवर भी अपने हाव भाव से, अपने आंगिक संप्रेषण से, अपनी भाषा से लोगों को समझाने का प्रयत्न करता है। सबसे पहली बात है संप्रेषण होता क्या है या इसका अर्थ क्या है। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो रोता है। जैसे ही वो धरती पर आता है और सबसे पहले वो रोता है, ये रोने की जो प्रक्रिया है या जो रोना उसका है, ये समाज से उसका पहला संप्रेषण है। अर्थात वो धरती पर आ गया, समाज में आ गया और समाज को उसने रोकर बता दिया कि मैं आ गया। इससे जैसे ही बच्चा रोता है हमारे समाज में माना जाता है कि बच्चा ठीक ठाक है, अर्थात उसका संप्रेषण हो गया, सब कुछ सही है। उसके बाद वो हर क्षण जीवन भर इस प्रक्रिया को चलाता रहता है। कभी वो रो करके अपने भूख का इजहार करता है, कभी वो किसी चीज की नकल करके इजहार करता है। कहने का तात्पर्य है किसी न किसी माध्यम से वो बच्चा आजीवन, जब तक वो बोलता नहीं है तब तक रो करके या इशारा करके अपने माँ बाप से संप्रेषण स्थापित करता है। बाद में इस संप्रेषण के अलग अलग माध्यम बन जाते हैं। अर्थात मात्र भाषा ही नहीं बल्कि जो हमारे जीवन की ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे समस्त ज्ञानेंद्रियां जो हैं, जिनमें कान, आंख, हाथ, शरीर के समस्त अंग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दरअसल संप्रेषण एक संवाद है, एक संपर्क है जो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करता है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव को दूसरे के पास तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। फिर वो चाहे हम बोल करके, चाहे देख करके, संकेत करके, पढ़ करके, लिख करके, चित्र बना करके, किसी न किसी तरह हम इस बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं कि हम उसको क्या कहना चाहते हैं। हालांकि संप्रेषण की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, परंतु अगर देखा जाए तो इसका मूल यही है कि संप्रेषण में अर्थों का जो आदान प्रदान है। मुझे जो बात कहनी है वो बात आप समझ ले, यही हमारा संप्रेषण है। कहने का तात्पर्य भी यही है कि मानवीय जो क्रियाकलाप है वो संप्रेषण के साथ होते रहते हैं। संप्रेषण में दो चीजें होती हैं, एक वक्ता और दूसरा श्रोता। वक्ता अर्थात हम आपको पढ़ा रहे हैं, श्रोता अर्थात आप पढ़ रहे हैं।
अर्थात हम अपनी बात को आप तक समझाना चाहते हैं, अपने मन के भावों को आपको समझाना चाहते हैं, इस संप्रेषण की प्रक्रिया को आपको समझाना चाहते हैं और मेरा ये संप्रेषण सफल तब होगा जब इसे आप समझ लेंगे। यही संप्रेषण की सबसे बड़ी बात होती है। संप्रेषण के अनेक तरीके हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं, मौखिक संप्रेषण, आंगिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। 3 ऐसी प्रक्रियाएं हैं समाज में जो जिनके माध्यम से हर व्यक्ति अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। मौखिक संप्रेषण अर्थात ज्यादातर व्यक्ति बोलकर अपना संप्रेषण दूसरे तक पहुंचाता है। अगर आप प्राचीन काल से जाएं, आदि काल से जाएं, तो जब से मानव ने इस धरती पर जन्म लिया, उसने हर चीज का एक नाम दिया, हर चीज के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे पानी के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, और बोल करके वो अपनी बात को समझाता है। भाषा इस बोलने में इसका मूल आधार है, अर्थात कि इसलिए कहा जाता है कि संप्रेषण 2 लोगों के बीच में जिस तीसरी चीज का प्रयोग होता है वो भाषा होती है। भाषा इसके मूल में है और भाषा इसका माध्यम है, यानी किसी न किसी भाषा के माध्यम से, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, या भारत की अनेक भारतीय भाषाएं, हम किसी न किसी भाषा के माध्यम से अपनी बात समाज तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। सुबह उठने के साथ ये संप्रेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और रात में बिस्तर पर लेटने तक ये संप्रेषण की प्रक्रिया चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है। हमारे यहाँ कहा गया है कि बोलना एक कला है। आप कैसा बोल रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, आपके बोलने का तरीका क्या है। जितना अच्छा तरीका आपका बोलने का होगा, उतना ही अच्छा प्रभाव आपका उस पाठक पर पड़ेगा, ठीक है, जिसे आप कहना चाहते हैं। कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आप। अर्थात व्यक्ति को जब मौखिक संप्रेषण की बात कर रहे हैं, किसी संप्रेषण का है एक और आप कहें कि वार्ता, जब आप किसी से वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने भावों को उस तक पहुंचा रहे हैं, तो भाषा का प्रयोग भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मौखिक संप्रेषण में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आप बोलते समय ये ध्यान रखें कि आप ऐसी ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसी ध्वनियों का प्रयोग करें जिससे सामने वाला प्रभावित हो जाए। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि जब आप किसी से मिलते हैं और मिलने के बाद जब आप उससे बात करते हैं, आपके चले जाने के बाद वो व्यक्ति अगर आपकी भाषा अच्छी है तो कहता है कि बहुत अच्छी बात कर रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, बार बार सुनने का मन कर रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बोलकर चले जाते हैं और अगला कहता है बहुत ही खराब बोल रहे थे और बात करने का मन नहीं कर रहा था, सुनने का मन नहीं कर रहा था। कबीर इसी बात को कह रहे हैं कि ऐसी वाणी, अर्थात बोलते समय ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोकर मत बोलिए, अर्थात मन को झुझला कर मत बोलिए, जिसके लिए बोल रहे हैं उसको भी अच्छा लगे। और अब ये संप्रेषण कैसे आप स्थापित करेंगे, इसके कौन कौन से चीजें ध्यान में रखें तो बोलने की प्रक्रिया आपकी अच्छी हो जाए। अर्थात इनमें 2-3 चीजों को आप ध्यान रखें। सबसे पहला है शब्दों और वाक्यों का चुनाव। ऐसे शब्दों का चुनाव करिए जो सामने वाले को कट न लगे, सामने वाले को अच्छा लगे। जैसे एक उदाहरण मान लीजिए कि आप किसी डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने आपसे पूछा कि सारी दवाइयां समाप्त हो गई, आपने कहा अभी कैसे खत्म हो सकती हैं। आपके बोलने का तरीका, डॉक्टर ने आपसे प्रश्न किया और आपने भी प्रश्नात्मक उत्तर दे दिया, अर्थात अभी कैसे खत्म हो सकती हैं, ये जो आपका उत्तर है ये निश्चित रूप से डॉक्टर को झुंझलाहट में डाल सकता है, डॉक्टर को अप्रसन्नता में डाल सकता है। और जब अप्रसन्नता में वो डालेंगे आप डॉक्टर को, तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर आपका इलाज अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसकी जगह आप आराम से प्यार से कह सकते हैं, नहीं डॉक्टर साहब अभी 4 गोलियां बची, नहीं डॉक्टर साहब दवाई तो खत्म हो गई। अर्थात बोलने की जो प्रक्रिया है, शब्दों का जो चुनाव है, वाक्यों का जो चुनाव है, उसे आपको बड़े ही सोच समझ के करना चाहिए। इसीलिए कबीर ने इस को कहा था।
दूसरी चीज जो ध्यान आपको रखना है, आवाज। आवाज क्या होती है? किसी की बड़ी मीठी आवाज होती है, किसी की कर्कश होती है, और कुछ लोग जानबूझकर आवाज कर्कश करके बोलते हैं। जब हमारी बात नम्रता के साथ, नम्र आवाज के साथ हो सकती है, तो हम जोर-जोर से बोल करके सामने वाले को आक्रामक और अपने आप को आक्रामक क्यों घोषित करें? ऐसा लगता है जैसे आप उसके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, आप उससे लड़ने के लिए आए हैं। जैसे आप कहीं भी बाजार में चले जाइए, किसी दुकानदार से कुछ पूछिए, अगर वो आपसे ढंग से बात नहीं करता, उसकी भाषा तेज है या आपकी भाषा तेज है, तो ऐसे में फिर आपका काम नहीं बनता। अगर दुकानदार अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, तो आप उसकी दुकान पर दोबारा जाना नहीं पसंद करेंगे। यानी कि आपको कहीं न कहीं आवाज को नम्र रखना चाहिए। ये संप्रेषण के एक तत्व ये है। इसके अलावा तीसरा अगर देखा जाए तो स्वर है। स्वर जैसे मैंने आपसे कहा कि धीमा स्वर और तेज स्वर। जैसे आपने किसी से कहा, इधर आओ। अब इस स्वर को सुनने वाला ये समझ जाएगा कि आप किस रूप में बुला रहे हैं। आप इसको बोल करके स्वयं देखिए, धीरे बोलिए, इधर आओ, और इसी धीरे इधर आओ को तेज बोलिए। सामने वाला समझ जाएगा। जब आप धीरे बोल रहे हैं, आपका स्वर नम्र है, धीरे है और मीठा है, तो समझ जाएगा कि आप उसे प्यार से बुला रहे हैं। और अगर वो समझ गया कि प्यार से बुला रहे हैं, चला आएगा। लेकिन अगर आप तेज बुला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उससे गुस्सा है, अर्थात वो आपके पास आने में झिझकेगा। तो कहने का तात्पर्य है, जब आप मौखिक संप्रेषण करें, तो इन 3 चीजों का ध्यान रखें। आप शब्दों का चुनाव, वाक्यों का चुनाव, स्वर का चुनाव और आवाज का चुनाव। इसको अगर आप रखेंगे, तो कबीर के इस दोहे को अगर याद रखेंगे, तो संवाद करने में, अपनी बात कहने में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसके अलावा अगर संप्रेषण का दूसरा माध्यम देखें, तो दूसरा माध्यम है आंगिक संप्रेषण। पहला मौखिक और दूसरा आंगिक। पहले हम बोल करके बात करते हैं, बोल करके सुनाते हैं। लेकिन अमूमन आप देखेंगे कि बोलचाल की भाषा में अंगों का भी प्रयोग होता है। पहली चीज तो बोलने नहीं होता है। आप हाथ चलाते हैं, आप कंधा उचकाते हैं, आप गर्दन हिलाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अलावा कभी-कभी हम बिना बोले, अर्थात हम बोल नहीं रहे हैं, मात्र अपने अंगों से संप्रेषण कर रहे हैं। जैसे किसी को गुस्से में आंख दिखाना, पैर पटकना, ठीक है, उंगली का इशारा करना, ठीक है, इसी तरह जैसे जीतने पर विक्ट्री का इशारा करना। तो कभी-कभी हम आंगिक संप्रेषण भी करते हैं। जैसे ट्रैफिक हवलदार को देख लीजिए, तो इसे हम कहते हैं गैर शाब्दिक आंगिक या अमौखिक संप्रेषण। शारीरिक संप्रेषण की जो शुरुआत होती है, जिसमें हम कहते हैं कि उसमें, तो उस शुरुआत में सबसे पहली है वेशभूषा और व्यक्तित्व से। यानी आंगिक संप्रेषण में फर्स्ट अट्रैक्शन इज ए लास्ट अट्रैक्शन की बात आप जानते हैं और समझते हैं। यानी किसी के पास आप गए, किसी अधिकारी के कमरे में गए, किसी डॉक्टर के पास गए, किसी टीचर के पास गए, किसी कॉलेज में, कहीं भी आप जाते हैं जब अच्छी जगह, तो आप उस समय तय करके जाते हैं कि आपकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। अर्थात अगर देखिए, अगर आप किसी उत्सव में जा रहे हैं, तो आपके पहनावा अलग होता है। आप किसी इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, आपका पहनावा अलग होता है। आप इस कॉलेज जा रहे हैं, आपका पहनावा अलग है, और घूमने जा रहे हैं अलग। अर्थात जहां आप जाते हैं, अगर इस पहनावे को उलट दें, जैसे आप किसी अधिकारी के कमरे में जाएं और आप उत्सव वाला कपड़ा पहन के जाए, पार्टी में जिसे, तो आप देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से वेशभूषा का होता है, इसी तरह व्यक्तित्व का होता है। व्यक्तित्व में क्या होता है, किसी अधिकारी के कमरे में मान लीजिए आपने प्रवेश किया, कुछ लोगों की आदत होती है जो उनके अंग हिलते रहते हैं, कुछ लोग पैर हिलाते रहते हैं, कुछ लोग हाथ हिलाते रहते हैं, कुछ लोग पॉकेट में हाथ डाल के खड़े रहते हैं, कुछ लोग झुक करके बात करते हैं। ये संप्रेषण का गलत तरीका है। संप्रेषण आपको सिखाता है, सही संप्रेषण सिखाता है कि आप किसी अधिकारी के पास जब जाएं, तो क्या पहनकर जाएं और कैसे खड़े। कभी-कभी होता है किसी अधिकारी के पास जाएं, आप उसकी टेबल को पकड़ करके झुक करके उससे बात करते हैं और बात आ जाता है। इसके अलावा अधिकारी के पास जाकर के आप देखिए, जैसे सपोज करिए कि वार्तालाप,
यहाँ भी फिर आप मौखिक संप्रेषण देखिए। अब वो आपसे कहता है कि आप मूल प्रति दिखाइए, आप कंधे उचकाते हैं, मुंह बनाते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप कहने वाले हैं कि बड़े आए मूल प्रति देखने वाले। ये मूल प्रति दिखाने का आपका मन नहीं है, या आपको लगता है वो जानबूझकर आपको परेशान करता है। ऐसी स्थिति में आप देखिए आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। तो आंगिक संप्रेषण विनम्रता का ही परिचय होता है। अंगों में भी विनम्रता का भाव होता है, जैसे आंखें। आंगिक संप्रेषण में आंखें सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब कोई प्रसन्न होता है तो आप कहते हैं कि उसकी आंखें हंस रही हैं, और जब कोई गुस्से में होता है तो आप कहते हैं आंखें गुस्से से लाल है। कभी कभी प्रसन्नता में भी आंखें, आप देखिए प्रसन्नता में भी आंखों से आंसू आ जाता है, और कभी कभी दुख में भी आंसू आते हैं। लेकिन प्रसन्नता के आंसू और दुख के आंसू, ये दोनों आपको पता चल जाते हैं। तो आंगिक संप्रेषण में आंखों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि आप किस प्रकार के हाव भाव के व्यक्ति हैं। आपके व्यक्तित्व का पता चलता है कि आप कितने गंभीर हैं। तो इस गंभीरता के लिए आप कहीं भी जाएं, इस संप्रेषण को, तो ये आंगिक संप्रेषण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जीवन में। इसके बाद तीसरा जो आता है, अभी इस पर और डिटेल में आपसे बात करें, विस्तार में बात करेंगे। तीसरा संप्रेषण आता है और वो होता है लिखित संप्रेषण। मौखिक, आंगिक और लिखित। मौखिक में बोल करके, आंगिक में हाव भाव के माध्यम से, और लिखित में लिख करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते। जैसे पत्र, पत्र लिखकर अपनी बात दूसरों तक आप पहुंचाते हैं। लेखक कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास लिख करके अपनी बात पाठक तक, जनता तक पहुंचाता है। हम किताबों के माध्यम से, शिक्षक किताबों के माध्यम से, विद्वान किताबों के माध्यम से, यानी लेखन के माध्यम से भी वो अपनी बात आप तक पहुंचाता है। जैसे कि आप बुकलेट जब आप पढ़ेंगे इसको तो देखेंगे। अब लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन तीनों संप्रेषण में सबसे कठिन जो संप्रेषण है वो है लिखित संप्रेषण। लिखना एक कला है। लिखना योजनाबद्ध तरीके से की जाती है। अगर सही ढंग से लिखा नहीं गया तो संप्रेषण सही ढंग से ना हो पाएगा। कुछ लोगों की कविताएं आप बराबर पढ़ते रहते हैं, और कुछ लोगों की कविताएं आप कभी नहीं पढ़ते। उन कविताओं, उन कहानियों, उन उपन्यासों को आप बराबर पढ़ते हैं जिनसे आप अपना तारतम्य जोड़ लेते हैं। ये तारतम्य जोड़ना ही संप्रेषण है। पाठक जब लेखक जब पाठक से तारतम्य जोड़ लेता है तो उसका लेखन सार्थक हो जाता है। अर्थात ये तभी संभव है जब वो इस बात का ध्यान रखे कि किस प्रकार से वो अपने भाव, अपने संदेश पाठक तक पहुंचाना चाहता है। अगर वो अपने भाव, अपने संवाद पहुंचा पाता है तो पाठक उससे जुड़ जाता है। इसके लिए ये माना गया है कि लिखित संप्रेषण यानी कि लेखन शैली में लिखित चीजों में 5 चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ये 5 चीजें कौन है? सबसे पहला है कि क्या, फिर कौन, फिर क्यों, फिर कब और कैसे। यानी क्या, यानी लिखते समय आप ये ध्यान रखें कि आप लिख क्या हैं, आपका संदेश क्या है। कविता लिखने का, कहानी लिखने का, पत्र लिखने का, निबंध लिखने का संदेश क्या है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं पाठक को या उस श्रोता को? तो सबसे पहले आप ये निर्धारित करें। दूसरा, क्यों लिखना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है, आपका उद्देश्य क्या है? आप सूचना देना चाहते हैं, आप निवेदन करना चाहते हैं, आप पुष्ट करना चाहते हैं, या आप उसे समझाना चाहते हैं? तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्यों आप लिख रहे हैं। तीसरा, कौन। अब आप ध्यान रखिए कि जो आप लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, वो कौन व्यक्ति है। वो पढ़ने वाला छात्र है, वो पढ़ने वाला विद्वान है, वो पढ़ने वाला शिष्ट साहित्य पढ़ने वाला है, या लोक जीवन का व्यक्ति है, उसको हिंदी आती है। उसको अब मान लीजिए कि हिंदी के विद्यार्थी को अगर आप तमिल में दे दें या अंग्रेजी में दे दें, तो सबसे बड़ी बात है आप ये ध्यान रखिए कि प्राप्तकर्ता पाठक कौन है, आपके संदेश जिसे आप पत्र लिख रहे हैं वो कौन है। इसलिए स्पष्ट ये संदेश आपको स्पष्ट करना होता है कि आप किसे लिख रहे हैं। इसीलिए जब आप परिजनों को पत्र लिखते हैं, जब अपने भाई को पत्र लिखते हैं, अपनी माँ को पत्र लिखते हैं, अपने पिता को पत्र लिखते हैं, तो उसकी शैली बदल जाती है।
जब आप अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो उसकी शैली बदल जाती है, दोनों की शैली में अंतर दिखता है। तीसरी चीज है कि जब आप लिख रहे हैं तो उस समय का भी उल्लेख जरूर करें। किस दिन आप लिख रहे हैं, किस तारीख पर लिख रहे हैं, किस प्रयोजन से लिख रहे हैं, और खास तौर से अगर ये ऑफिशियल पत्र आप लिख रहे हैं तो आप देखते हैं उसमें दिन आपको यानी तारीख, महीना और वर्ष जरूर लिखा जाता है। और कैसे लिखें, अब सबसे बड़ा दारोमदार जो है, सबसे बड़ी बात वो है कैसे आप लिखें। सबसे बड़ी बात है कि भाषा पर जितनी पकड़ होगी, लेखन कौशल जितनी आपका अच्छा होगा, शैली आपकी जितनी अच्छी होगी, उतना ही अच्छा आप लिख पाएंगे और उतना ही अच्छा समझने वाला उसे समझ सकता है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि लिखने की शैली आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए 3 युगों में, अब इसके अलावा संप्रेषण का एक और माध्यम है और वो माध्यम है संचार माध्यम। यानी कि 3 माध्यमों के अलावा हमारे समाज में एक चौथा माध्यम है जिसे हम संचार माध्यम कहते हैं। संचार माध्यम इस समय समाज में सबसे सशक्त माध्यम है। सुबह उठ करके समाचार पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, रेडियो सुनना, टेलीविजन में समाचार देखना, बाहर निकल कर होर्डिंग देखना, पंपलेट्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से, यानी कई ऐसे माध्यम आज समाज में हो चुके हैं जिनसे हम संप्रेषण करते हैं। रेडियो आपको देखिए, एक समय था जब रेडियो गांव-गांव तक था, आज टेलीविजन गांव-गांव है। आज पेपर के माध्यम से हम सारी बात कर लेते हैं। तो इनके माध्यम से हर व्यक्ति अपनी बात आम जनता तक, आम पाठक तक पहुंचाता है। जैसे विज्ञापन देखिए, आपको पता चल जाता है कि कौन सी नई चीज, किस नई चीज का उत्पादन चल रहा है और कैसा है वो। इसी तरह खतरे की सूचना आपको पता चल जाता है, कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ बाढ़ आ रही है, कहाँ सूखा पड़ा है। इसी तरह यातायात के संकेत आपको ऑनलाइन देखे, ट्रेन कहाँ पहुंच गई है या ट्रेन कौन सी कब चल रही है। पहले आप जाकर के रिजर्वेशन कराते हैं, ऑनलाइन आजकल कराने लगे। इसी तरह से टेलीफोन से बात करके देश विदेश में आप बात कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आजकल संप्रेषण का, संचार माध्यम का जो स्वरूप है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो यानी 4 तरीके से आज समाज को संप्रेषित करने का काम किया जाता है। अब एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस संप्रेषण का प्रयोजन क्या है? इससे क्या फायदा होता है? क्यों आप मौखिक, आंगिक या लिखित या संचार माध्यमों के माध्यम से जो संप्रेषण करते हैं, उसका फायदा क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में वो रहता है, बिना एक दूसरे से बात किए वो कभी नहीं रह सकता। एक दूसरे से बात किए तो जानवर भी शायद न रहते हो, एक दूसरे से बात करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य कभी भी अकेला नहीं रहता। थोड़ी देर आप अकेले कहीं किसी का इंतजार करते रहते हैं, बोर होने लगते हैं, उबने लगते हैं। अर्थात वो संप्रेषण के जरिए, भाषा के जरिए, किसी न किसी माध्यम से वो समाज से जुड़ता है। क्यों जुड़ता है, इसका आप अध्ययन करिए, इसको आप सोचिए। देखिए, इसके कई कारण हैं। जैसे सबसे पहले व्यक्तिगत जरूरत। व्यक्तिगत जरूरत क्या है? लोग काम करने, खाने पीने, रहने, प्यार से जुड़े रहने, ये तमाम जो चीजें हैं ये व्यक्तिगत पहलुओं में आती है। यानी कि आपको किसी से खाना मांगना है, किसी से पानी मांगना है, किसी से प्यार से जुड़े रहना है, ये सारी जो पहलू हैं, इन पहलुओं को पूर्ति जो करता है वो संप्रेषण करता है। तो जरूरतों की मांग के आधार पर इसका संप्रेषण का प्रयोजन है। दूसरा है व्यक्तिगत संबंध। अगर इस समाज में आप रहते हैं तो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं। आप किसी जगह ट्रेन में चले जा रहे हैं, 4 घंटे का सफर है, आप किसी न किसी से बिना बात किए नहीं रह सकते। आप वहां पर एक संप्रेषण स्थापित कर लेते हैं और कभी-कभी वहां स्थापित संप्रेषण गहरी दोस्ती में बदल जाता है। और फिर आप देखिए कि वो व्यक्ति आपका गहरा मित्र बन जाता है और हो सकता है कभी वो आपके काम भी आता है। तो अब आप व्यक्तिगत संबंधों को भी बनाने के लिए संप्रेषण करते हैं। तो सवाल यह है कि जब आप किसी से पूछते हैं कि कैसे हैं आप, तो एक संप्रेषण है। आप कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप, क्या करते हैं आप, कहाँ के रहने वाले आप, ये संप्रेषण का पहला चरण है। इसके अलावा आप किसी से मिलते हैं तो आंखों से संप्रेषण होता है। आप किसी को देखकर मुस्कुरा देते हैं, इसका मतलब आप एक दूसरे से थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से किसी से मिलकर आप हाथ मिलाते हैं। तो ये जो भाव भंगिमाएं व्यक्तिगत संबंधों के तहत देखी जा सकती है। इसके अलावा संप्रेषण कैसे करते हैं? सूचना, सूचना ग्रहण करने का भी एक माध्यम है।
जैसे बच्चा, सबसे पहले बच्चे का ही ले लीजिए। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, बोलने लगता है, जब 2 साल 3 साल का होता है, तो हर चीज को वो पूछता है, ये क्या है, ये कहाँ से आया, क्यों पूछता है वो? इसका मतलब वो सूचना एकत्रित कर रहा है। जब उसको बाद में आप पूछते हैं कि ये क्या है, तो बता देता है, किसने बताया वो भी बता देता है। इसी तरह आप भी इस संप्रेषण को जीवन में फॉलो करते हैं, जीवन में लागू करते हैं, क्रियान्वित करते हैं और सूचना एकत्र करते हैं, हर किसी से पूछ पाछ करके जैसे भी ये संग्रह करते हैं कि ये कहाँ ये है। इसके अलावा आपस में बातचीत करके, बातचीत जैसे मैंने कहा कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, अकेले नहीं बैठ सकते, तो इस प्रक्रिया में आप देखते हैं कि आप सामने वाले से बातचीत करने लगते हैं और उस बातचीत कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करते हैं। अब धीरे धीरे ये बातचीत सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या साहित्यिक चीजों पर आकर टिक जाता है। इसे हम सामान्य अर्थों में गप कहते हैं। गप भी संप्रेषण का सबसे बड़ा माध्यम है और ये मनोरंजन का भी माध्यम है, क्योंकि अगर आप गप न करें तो आप बोर होने लगते हैं और बोर होने से यानी कि उबने से अच्छा है कि आप एक दूसरे से कुछ कुछ बात करते रहते हैं। इसके अलावा आग्रह, आग्रह क्या है? ये संप्रेषण विज्ञापन के माध्यम से होता है और विज्ञापन में आग्रह होता है। विज्ञापन का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद है। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्रों के विज्ञापन को आप देख लीजिए, शैम्पू, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट पाउडर, इन विज्ञापनों में या इन विज्ञापनों के माध्यमों से ग्राहकों से आग्रह रूपी संप्रेषण स्थापित करने की कोशिश की जाती है, जिससे वो व्यक्ति उस वस्तु को खरीद सके। और अंत में आप देखिए प्रयोजन में तो मनोरंजन आता है। मनुष्य संप्रेषण मनोरंजन के लिए भी करता है, हंसने हंसाने के लिए करता है, दूसरे के दुख सुख में हिस्सा लेने के लिए करता है, जो मानव की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे आप सिनेमा देखने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, ये मनोरंजन के कारण, तो संप्रेषण की यहाँ भी जरूरत आपको पड़ती है। अब जो इससे बड़ी बात है कि प्रक्रिया क्या है, संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है? संप्रेषण अपने आप में एक प्रक्रिया है, दो लोगों के बीच संवाद की, प्रेषक और प्राप्तकर्ता, इसके बीच में देखिए संप्रेषण के बीच में तीन चीजें काम करती हैं। प्रेषक अर्थात जो बोल रहा है या जो लिख रहा है, प्राप्तकर्ता अर्थात वो पाठक या पत्र को पढ़ने वाला, और जो पत्र है या जो आवाज है, जो हाव भाव है, ये संदेश के रूप में काम करता है। अर्थात प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में जो संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया है, यही संप्रेषण। इसके तीन रूप जैसे मैंने बताया कि होते हैं, प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता। अगर इसको देखें, इसके इस क्रिया में आपको 9 प्रकार के तत्व मिल जाएंगे, जिसमें पहला स्रोत, कहां से आपने किस चीज को लिया, वक्तृत्व क्षमता, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्ति, प्रतिक्रिया, संदर्भ और जीवन मूल्य और दृष्टि। इन पर संक्षेप में हम आपसे बता दें कि देखिए स्रोत क्या है, कि जो आप लिख रहे हैं या जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं, उसका स्रोत क्या है। ये स्रोत कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई विचार भी हो सकता है, जो आप अभिव्यक्त कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं या जिससे आप बात कर रहे हैं। दूसरा होता है वक्तृत्व क्षमता, यानी कि किस प्रकार से आप लिख रहे हैं या किस प्रकार से आप बोल रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी तरीके से वो समझ सके। संदेश का मतलब होता है कि वक्ता के विचार जो है अर्थपूर्ण स्थिति में उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसके लिए आपने संदेश पहुंचाया है। अर्थात कि मौखिक भी हो सकता है, गैर मौखिक या आंगिक भी हो सकता है और ये लिखित भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य कि भाषा जो है वो किसी संस्कृत का हिस्सा होती है और बोलने और समझने के लिए भाषा के व्याकरण, मुहावरे और संस्कृत को समझना भी आवश्यक होता है। ठीक है, तो संदेश का आधार उसका यही जरिया बनता है। तीसरा है माध्यम। संदेश किसी माध्यम से ही प्रेषक तक पहुंचता है और जिसके माध्यम से आप पहुंचा रहे हैं वो हवा का माध्यम हो सकता है, वो टेलीविजन का माध्यम हो सकता है, वो तरंगों का माध्यम हो सकता है, वो इंटरनेट का माध्यम हो सकता है, या किसी व्यक्ति का भी माध्यम हो सकता है।
इसके अलावा प्राप्तकर्ता अर्थात जो हमने लिखा, जो हमने भेजा, जिस स्रोत से हमने भेजा, प्राप्तकर्ता उसे प्राप्त कर ले, चाहे वो मौखिक या लिखित हो, ये भी संप्रेषण की स्थिति में आता है। और इसके बाद आता है संदेश प्राप्ति, जिसके लिए आपने संदेश लिखा, उस तक संदेश पहुंच गया, ठीक है, और संदेश को उसने पढ़ लिया, संदेश को वो अच्छी तरह समझ गया, और फिर उसके बाद वो प्रतिक्रिया देता है। प्रतिक्रिया जो है, कहा जाता है, हमारे यहाँ कहावत कही गई है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो इसका मतलब है कि हमने जो लिखा, प्राप्तकर्ता ने उसे प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद उसने पुनः आपको संदेश का जवाब दिया, प्रतिक्रिया दिया, यही प्रतिक्रिया है। और इसी को हम आगे कहें तो संप्रेषण किसी न किसी संदर्भ से जुड़ा होता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, और चाहे सांस्कृतिक हो। और ये जीवन का मतलब यानी कि जो वक्ता के जीवन और मूल्यों के दृष्टिकोण में जो विषय है, जिनका चुनाव, उसका असर निश्चित रूप से पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये सब चीज है तो निश्चित रूप में संप्रेषण का प्रभाव बढ़ता है। अगर आपके पास सफल संप्रेषण तभी होता है जब आपके पास कहने का तरीका हो, जब आप अपनी बातों को इन जिन चीजों को हमने बताया इस आधार पर अगर आप समझते हैं, तो निश्चित रूप से आप संप्रेषण को सफल संप्रेषण की स्थिति में देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सफल संप्रेषण में अवरोध भी उत्पन्न करती है। बहुत सारी ऐसी स्थिति है जिनको हम कहते कुछ है और समझने वाला कुछ समझ लेता है। जैसे कभी कभी गलत संदेश। संदेश क्या है? सही ढंग से अगर आपने संप्रेषित न किया, सही ढंग से आपने उसको न समझाया, कहने का तरीका आपका सही नहीं है, तो उसका गलत, जैसे आप कहते हैं कि मिसकम्युनिकेशन जिसे भी कहते हैं, तो गलत संदेश अगर है तो ठीक से अगर आपने नहीं समझाया तो। दूसरी चीज है गलत शब्दों का चुनाव अगर आप करते हैं, अगर आपने गलत शब्दों का चुनाव किया तब भी बात आपकी बिगड़ सकती है, हास्यास्पद हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि आप अभ्यास करें, अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ, सहकर्मियों के साथ बातचीत करें, और उसके बाद जो गलत शब्द जिस तरह से संप्रेषित आप करते हैं उनसे आप अपने आप को बचाएं। इसके अलावा सुनना और समझना, कभी कभी सुनने में गलती हो जाती है, ये भी अवरोध उत्पन्न करता है। आपने कुछ कहा और किसी ने कुछ सुना, आपने कुछ लिखा, पढ़ने वाले ने उसका कुछ और अर्थ लगा दिया। तो सुनना भी और समझना भी, ये भी गलत चीज होती है। कभी कभी भाव भंगिमाएं भी आपके संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न कर देती है, जैसे मुस्कुराते हुए स्वागत करना और क्रोध से किसी को देखना, किसी को देखकर मुंह बिचकाना, व्यंग से हंसना, कंधे उचकाना, ये सब जो भाव भंगिमाएं हैं, ये गलत तरीके से आपने किसी को देखा और किसी भी संदर्भ में आप उसको देखकर हंस, उसको लगा कि आपने उसको देखकर हंसा, यहाँ पर गलत संप्रेषण जाएगा और आपके बारे में उसकी धारणा गलत हो जाएगी। इसी तरह बोलने का ढंग, मैंने आपसे अभी पहले बताया कि आवाज कैसी है, ऊंची आवाज में बोल रहे हैं आप, चिल्लाकर बोल रहे हैं आप, विनम्रता के साथ बोल रहे हैं, तो जैसी आवाज में आप बोलेंगे, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके बोलने का प्रभाव प्राप्तकर्ता पर पड़े, पाठक पर पड़े, श्रोता पर पड़े, आपके उस मित्र पर पड़े, तो आपको बोलने का सलीका सीखना होगा, आवाज को धीमी रखना होगा, नम्र रखना होगा, ठीक है। तो इससे भी आप एक तरह, इसी तरह भाषा का ज्ञान भी है, आपको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब जिस भाषा को आपको नहीं आती उस भाषा में आप संप्रेषण नहीं कर सकते। अंग्रेजी के गलत शब्दों का आप प्रयोग कर देंगे, संप्रेषण गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब भाषा का भी चुनाव करते समय इन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, तभी आप संप्रेषण कर सकते। अब दूसरी बात, ये तो संप्रेषण पे एक संप्रेषण का परिभाषा अर्थ स्वरूप आपको बताया। दूसरी बात है कि संप्रेषण के तत्व कौन से, जैसे आपने देखा लिखित भाषा, आंगिक भाषा या मौखिक भाषा। अब इन लिखित भाषा और आंगिक भाषा या मौखिक भाषा, इसका कोई आधार हो, तो इसको अगर आप जोड़ना चाहें तो लिखित भाषा यानी संप्रेषण के तत्वों में उच्चरित और लिखित दो प्रकार की भाषाओं और आंगिक भाषाओं का भी संदर्भ में आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप उच्चरित भाषा की बात से करते हैं। उच्चरित भाषा की प्रकृति क्या है, या लिखित भाषा की प्रकृति क्या है, या उच्चरित और लिखित भाषा में भेद क्या है, या दोनों की विशेषताएं क्या हैं, दोनों के प्रकार क्या हैं,
ठीक है, इन पर अगर थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए तो उसके बाद आसानी से इस बात को समझ। देखिए, मनुष्य मैंने कहा एक सामाजिक प्राणी, सामाजिक बनने के लिए उसके पास भाषा एक माध्यम है। मनुष्य का सामाजिकरण भाषा द्वारा ही संभव है, निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने परिवार, परिवेश और व्यापक समाज में भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। इस आदान प्रदान को हम संप्रेषण भी कहते हैं, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। मानव समाज में संप्रेषण एक अनिवार्य तत्व है। इसका तात्पर्य यह है कि आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए एक ही माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं और वो माध्यम है भाषा। भाषा लोगों को नजदीक ले आती है, ठीक है। सहमति, असहमति, विरोध, प्रेम, घृणा, ये सारी चीजें भाषा के माध्यम से ही होती है। मैंने कहा ऐसी वाणी बोलिए मन का और उनको सीखा, ठीक है। कहने का मतलब है भाषा आपको नजदीक भी लाती है, भाषा आपको दूर भी करती है। भाषा ही एक माध्यम है जिससे आप समाज से जुड़ते हैं। लेकिन भाषा को समझने के लिए आपको जरूरी है कि लिखित और उच्चरित भाषा दोनों ही चीजों को समझना अनिवार्य है। सबसे पहले उच्चरित भाषा की प्रकृति समझिए। उच्चरित भाषा कहते मतलब मौखिक भाषा मानव समुदाय के सदस्यों को एक दूसरे के निकट लाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जब से सृष्टि हुई है, जब से आदि मानव इस धरती पर आए हैं, किसी न किसी प्रकार की, आदिवासियों की भाषा देखिए अलग होती है, अनपढ़ गंवार लोगों की, अशिष्ट लोगों की भाषा अलग होती है, पढ़े लिखे लोगों की भाषा अलग, अर्थात भाषा सबकी अलग होती है। तो समुदाय के सदस्यों को, इन समुदाय को निकट लाने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं और इसके प्रयोग के लिए हम दो प्रकार का माध्यम अपनाते हैं, एक तो बोल करके और दूसरा लिख करके। उच्चरित भाषा के माध्यम से हम बातें पहुंचाते हैं, लिखित भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। समाज में यह सच्चाई है कि उच्चरित भाषा का अस्तित्व समाज के लिए अनिवार्य है, क्योंकि लिखित भाषा निश्चित रूप से प्रामाणिक है, इस पर आगे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण है उच्चरित भाषा। बिना उच्चरित भाषा, बिना मौखिक भाषा के समाज के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो रोता है, ये उच्चरित भाषा है, ये पहला संदेश। कुछ वर्षों बाद वो वही बोलता है जो दूसरों से सीखता है। अर्थात बच्चे को ये नहीं पता है कि पानी इसे कहते हैं, दूध इसे कहते हैं, माँ इसे कहते हैं, पिता इसे कहते हैं, भाई। जैसा आपने उसको बताया या जैसा उसने सुना, उसने देखा पानी को, इस तत्व को इस पानी कहते, वो पानी कहने लगता है। तो भाषा पूरी तरह से परिवार और परिवेश के माध्यम से ही अर्जित की जाती है। उच्चरित रूप का अर्जन मानव जो होता है, उस का अनुकरण धीरे धीरे वो करते अपना ले आता है, और जैसे जैसे वो समाज के संपर्क में आता है, वैसे वैसे वो उच्चरित भाषा और उस परिवेश को सीख लेता है। सीखने की जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया मानव जन्म से प्रारंभ होकर के जब तक वो जीवन रहता है वो सीखता रहता है। कभी वो भाषा का मौखिक रूप सीखता है, कभी वो भाषा का लिखित रूप सीखता है, कभी वो हिंदी सीखता है, कभी वो अंग्रेजी सीखता है। सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। समाज में भाषा की यह एक प्रक्रिया है, उसके विविध रूप समाज में प्रचलित है। हिंदी भाषा के उच्चरित रूप में ही कितनी विधाएं हैं। हिंदी में ही देखिए, ब्रज, अवधी, मैथिली, मगही, ठीक है, भोजपुरी, या इस तरह की तमाम बोलियां उपलब्ध है। अर्थात हमें ब्रज आती है, हमें अवधी नहीं आती है, हमें ब्रज आती है, हमें बुंदेली नहीं आती, या हमें हो सकता है सब आती है। ये क्यों आती है? क्योंकि जब हम जिनके संपर्क में रहते हैं तो उन्हीं से हम भाषा का ये प्रभाव हम पर पड़ता है। अर्थात बोलियों का प्रभाव उच्चारण करते समय हिंदी पड़ता है। इसीलिए हम लोग उच्चारण के आधार पर समझ भी जाते हैं। जैसे मेरठ का व्यक्ति अगर आपसे संपर्क में आता है और आपसे बातचीत करता है, तो आप
मेरठ की बात समझ जाएंगे। अगर आपको गोरखपुर का व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, बिहार का व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, महाराष्ट्र का व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, और जब वो आपसे बात करता है, बोलता वो हिंदी में ही है, लेकिन आप समझ जाते हैं कि ये बम्बैया हिंदी में बोल रहा है, ये भोजपुरी में बोल रहा है, ये मेरठ की खड़ी बोली में बोल रहा है, ये दिल्ली की भाषा है, ये पंजाब की भाषा है। अर्थात इसका मतलब है कि भाषा चाहे जहां की हो, उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर जरूर पड़ता है, क्योंकि वो जन्म से लेकर के जीवन के जिस क्षण और जिस पल में वो जी रहा है, उस पल तक उसका प्रभाव पड़ता है। भाषा, उच्चरित भाषा को मैंने कहा कि स्पीच, वाक भी कहते हैं। वाक का मतलब होता है कहना, बोलना। यानी मनुष्य के पास उच्चरित भाषा होती है, और विद्वान ये मानते हैं कि मनुष्य जन्म जो मनुष्य का जन्म ही बोलने के लिए हुआ है। हम गूंगे व्यक्ति को देखिए, कितनी दया के पात्र से व्यक्ति करे, बेचारा गूंगा है, वो सिर्फ लिख सकता है, बोल नहीं सकता है, वो आंगिक भाषा का सिर्फ प्रयोग कर सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो उच्चरित भाषा की प्रकृति जो है वो है कि वो, इसी तरह से अगर देखा जाए तो उच्चरित भाषा के संदर्भ में ब्लूमफील्ड जो बड़े भाषा वैज्ञानिक ने कहा कि भाषा से तात्पर्य केवल उच्चरित भाषा से, अर्थात उच्चरित भाषा का विशेष प्रभाव। अब इसके बाद लिखित भाषा को, लिखित भाषा की तुलना में उच्चरित भाषा को महत्व अधिक दिया गया, इसमें कोई बात नहीं, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भाषा का प्रयोग जो होता है वो परिवेश से सीखता है, उच्चारण से सीखता है उच्चरित भाषा। लेकिन लिखित भाषा उच्चरित भाषा से कम नहीं होती। लिखित भाषा सर्जनात्मक साहित्य का माध्यम होती है, और जीवन भर सर्जना करने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता होती है। अर्थात मानव समाज में लिखित भाषा का रूप जो है सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। अगर लिखित भाषा नहीं है तो मानव सभ्यता का विकास संभव नहीं हो सकता। तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमारी हजारों साल पुरानी लिखित भाषा में पड़ी है। महाभारत को देख लीजिए, रामायण को देख लीजिए, वेदों को देख लीजिए, ये अगर लिखित भाषा ना होती तो शायद आज हमारे पास। लिखित भाषा के बिना हम किसी भी समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। संभवतः ये परिकल्पना आप नहीं कर सकते कि किसी समाज में किताब न हो, अखबार न हो, चिट्ठियां न हो, पोस्टर न हो, विज्ञापन न हो, इसकी हम कल्पना आधुनिक समाज में नहीं कर सकते। ठीक है, वाचिक परंपरा है, लेकिन मात्र उच्चारण की भाषा से, मात्र मौखिक भाषा से हम अपनी सभ्यता को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम लिखित भाषा हमारी सभ्यता का पर्याय है। बहुत सारी चीजें हम उसी के आधार पर, जैसे हम वेदों को देख लीजिए, कर्मकांडों को देख लीजिए, तो ये सारी चीजें लिखित भाषा के आधार पर दिखाई। इसी तरह लेखन का आविष्कार देखिए, तो लेखन का जो प्रयोजन है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि लेखन जो होता है वो इतना आसान नहीं होता, उसमें एक व्यवस्थित व्याकरणिक नियम होते हैं, और लिखित भाषा उन व्याकरणिक नियमों से बंधी होती है जो मौखिक भाषा बंधी नहीं होती। वाचिक परंपरा तो जो भी आपने चाहा वो बोल दिया, लेकिन लिखित परंपरा में आपको उसको सीखना पड़ेगा, उन व्याकरणिक चीजों को जानना पड़ेगा। और आप देखिए हमारे यहाँ कहा एक कथा भी है कि गणेश जो है वो लिखित भाषा के आविष्कारक हैं, और महाभारत उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वेद व्यास जो मौखिक परंपरा के अगर देखा जाए तो उनको सब कुछ याद था। तो ये प्रारंभ हम देखते हैं कि इस तरह से लिपियों का जन्म हुआ। इसी तरह लिखित भाषा का जहां हम संदर्भ ग्रहण करते हैं, वहां हम मानते हैं कि लिखने वाला व्यक्ति शिक्षित होगा, विद्वान होगा, पुजारी होगा, तभी वो लिख पाएगा। क्योंकि लिखने के लिए देवत्व की मतलब आप कहते हैं माँ सरस्वती की कृपा अगर जिस पर होती वही लिख पाता। हर कोई प्रामाणिक लेखन नहीं कर पाता। इसलिए भाषा के लिखित रूप का निर्माण मनुष्य तो कर नहीं सकता, उसमें जरूर ईश्वरीय प्रदत्त सत्ता होती है, ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है। इसीलिए अधिकतर लोग ये मानते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा से ही लेखन प्रारंभ होता है। इसी तरह से पुजारी ही लिख सकता है, वेदज्ञ भी लिख सकता है, कोई कमजोर पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई लिखित चीज नहीं दे सकता। और यही कारण है कि जो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते, समाज में उन्हें हम कमजोर भी समझते हैं, ये भी ध्यान रखें। यानी लेखन की प्रक्रिया को हम समाज में अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अब दूसरी बात है कि इन दोनों के बीच में भेद क्या है। देखिए, उच्चरित भाषा को अधिक महत्व दिया गया है, निश्चित रूप से समाज में दोनों का स्थान अपनी अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोनों के भाषिक स्वरूपों को दूसरे से अलग करने वाले तत्व जो है विद्वानों ने गंभीरता से देखा है। इन विचारों में दोनों की संरचना को लेकर अगर बात करें
तो उच्चरित भाषा ध्वन्यात्मक इकाइयों का प्रयोग करती है, जबकि लिखित भाषा में लेखनीय इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। ध्वन्यात्मक इकाइयों का संबंध मनुष्य के उच्चारण से होता है, उसके अवयव से होता है, कंठ से, गले से, उच्चारण विवर से होता है, मुख से होता है, ठीक है। वायु के दबाव के उतार चढ़ाव के साथ होता है, अर्थात बोलचाल की भाषा के उत्पादन में जो वायु फेफड़ों से निकलकर बाहर आती है, उस समय अलग अलग उच्चारण स्थान वायु के निकलने से रुकावट उत्पन्न होते हैं। अर्थात भाषा विज्ञान में स्वर और व्यंजन जो ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है, वो इसी आधार पर किया गया है। लिखित भाषा के अंतर्गत उच्चरित ध्वनियों को लिखित चिन्हों के द्वारा अंकित किया जाता है। हर चीज का एक चिन्ह है, हर शब्द है, क से लेकर ज्ञ तक। इसी तरह अ से की मात्रा है, बड़े की मात्रा छोटी, इस तरह से देखिए। इसी तरह विराम चिन्हों का प्रयोग है। तो सबसे बड़ा मूलभूत अंतर यह है कि बारीकी से अगर देखें तो मूलभूत अंतर क्या है? मूलभूत अंतर है कि देखिए, लिखित भाषा एक व्याकरणबद्ध तरीके से लिखी जाती है, उसमें मात्राओं का, उसमें शब्दों का, उसमें वाक्यों का, उसमें वाक्य विन्यासों का, उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखित भाषा की प्रकृति अलग होती है और मौखिक भाषा की प्रकृति अलग होती है। जैसे सपोज करिए कि जब आप अपनी बुकलेट पढ़ेंगे तो उसकी भाषा अलग होगी। जब आप इस काउंसलिंग के माध्यम से अगर मेरी बात सुनेंगे तो मेरे पढ़ाने में वही चीजों को पढ़ करके उन्हीं चीजों को आपके सामने अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो भी इसमें निश्चित रूप से एक अंतर आपको स्पष्ट नजर आएगा। अर्थात लिखित भाषा का प्रभाव, उच्चरित भाषा का प्रभाव लिखित भाषा में जरूर मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिखित भाषा और उच्चरित भाषा एक नहीं हो सकती, दोनों में अंतर है। और ये अंतर आप देख सकते हैं, ध्वनियों का अंतर है या लेखन निर्धारण का अंतर है। इसी तरह जैसे सपोज करिए, एक आपको उदाहरण और दे रहे हैं कि इसके मानवीकरण को देख लीजिए। देखिए, बोलने और लिखने में अंतर। बोलने में हम बोलते हैं कल युग और लिखने में लिखते हैं कल युग। बोलने में हम बोलते हैं मद्रास, बोलने में हम बोलते हैं कहाए, कहाए कहे गए, पूछेंगे पूछेंगे, देख पढ़ते हैं, देख पढ़ते हैं मतलब जान पढ़ते हैं। अब देखिए, वर्तनी के स्तर पर ही भेद आप देख लीजिए, यानी कि वर्तनी के स्तर पे मुसलमान, कलयुग, तजुर्बा, अगर आप इसे लिखेंगे तो मुसलमान, कलयुग, कलयुग, तजुर्बा, मद्रास, पहनावा को पहरावा बोलते हैं, सरदार को सरदार बोलते हैं, भाप को भाप बोलते हैं। इसी तरह उच्चारण भी हम कहते हैं कहाए, कहाए कहाँ गए, पूछेंगे पूछेंगे। इसी तरह और देखिए, किस पर भी, उस पर भी लिखा जाता है, बोलता आदमी क्या, किस पर भी, पाषाण की नहीं, पाषाण की तरह। तो इस तरह से अगर देखिए तो भाषा के संबंध में बोलचाल की भाषा का एक खास संरचना है और लिखित भाषा की एक खास, उच्चरित भाषा का स्वरूप और लिखित भाषा के स्वरूप में पर्याप्त अंतर आपको दिखाई देता है। उच्चरित भाषा और लिखित भाषा में जो संदेशों में जो संप्रेषण की स्थिति है, उसके 6 तत्वों की बात या 6 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। वक्ता, श्रोता, संदर्भ, संदेश, कोड और शरण। इसका संदर्भ हमने आपसे पहले इस बारे में हमने आपसे पहले बात की कि ये इनका संदर्भ भी हमने आपको बताया। अब इसके बाद एक प्रश्न आता है कि लिखित भाषा और उच्चरित भाषा की विशेषताएं क्या है? देखिए, लिखित भाषा की प्रकृति स्थायी होती है और जबकि उच्चरित भाषा की प्रकृति अस्थायी होती है। लिखित भाषा में जो आपने लिख दिया वो स्थायी हो गया, फिर आप उसमें कुछ संशोधन नहीं कर सकते। अगर आपने मात्राएं गलत लगाई है तो आपको गलत ठहरा जाएगा, लेकिन उच्चरित भाषा में आपने बोलने में जैसे बोला उसे। लिखित भाषा का जो सुरक्षा है, जो उसकी सुरक्षित अवधि है, वो बहुत कम है। यानी आपने बोला, अगले ने सुना, खत्म हो गया। लेकिन सॉरी, उच्चरित भाषा, लिखित भाषा की अवधि 1000, 2000 साल, जितने साल आप देखिए। और जो अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, अब तो लग रहा है कि 10 साल या 10,000 साल तक अगर आप चाहें तो इसका संरक्षण कर सके, लेकिन लिखित उच्चरित भाषा का संरक्षण आप नहीं कर सकते।
लिखित भाषा वह व्यवस्था है जिसे सतर्कता के साथ प्रस्तुत किया जाता है और उच्चरित भाषा में ऐसा नहीं किया जाता। लिखित भाषा में संदेश देना संभव हुआ, ठीक है, लेकिन संदेश वाहक की उसमें मध्यस्थता है। उच्चरित भाषा में संदेश आपने कुछ दिया और पहुंचाने वाले ने संदेश कुछ पहुंचा दिया, क्योंकि वो आपके भाव को समझाएगा, शब्दों को नहीं समझाएगा। इसी तरह लिखित भाषा में जो भी चीज आप लिखते हैं वो एकदम प्रॉपर शैली और वाक्य विन्यास के आधार, यानी कि कोई भी पद अधूरा ना हो, कोई पूरा। लेकिन उच्चरित भाषा में देखिए, जैसे कुछ लोगों का तकिया कलाम होता है, मैंने कहा बार बार कहते हैं, आप समझते हैं ना, आप समझते हैं ना, इस तरह के शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों के बीच में अंतर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो बोलचाल की भाषा की तुलना में लिखित भाषा जटिल है, उसमें विविधता है, उसमें रूढ़ता है और उसमें औपचारिकता है। लिखित भाषा में ही हमें अनेक प्रयुक्तिपरक रूप दिखाई देते हैं। मौखिक भाषा की तुलना में यह अधिक संशोधित भाषाई रूप देखने को मिलता है। बोलचाल की भाषा में जो मुंह से निकला आपने बोल दिया वही अंतिम होता है, परंतु लेखन में ऐसा नहीं है। आप बार बार लिखते हैं, बार बार संशोधित करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मौखिक भाषा की तुलना में लिखित भाषा अधिक मानक होती है। सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, मानवीकरण की प्रक्रिया के संबंध में लिखित भाषा से ही होता है, मौखिक भाषा से काम नहीं चलता। लिखित भाषा इसीलिए कहा जाता है व्याकरणबद्ध होती है, रूढ़ होती है, उसमें आप कोई संशोधन बिना व्याकरण के कर नहीं सकते। जैसे सपोज करिए कि आप देखे होंगे कि शादी विवाह या किसी के जन्म के समय या किसी के मृत्यु के समय या किसी के अनुष्ठान के समय तमाम रूढ़ वाक्य पहले से लिखे रखे रहते हैं और आप उसमें बस नाम फिट कर देते हैं और वो काम चल जाता है। जैसे कि शादी के कार्डों को देखिए, वही लगभग सबके ऊपर सबने लिखा होता है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच अंतर है। उच्चरित भाषा का अगर प्रकार देखिए तो सामाजिक संप्रेषण की दृष्टि से भाषा का जो उच्चरित रूप है अधिक प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक सस्यूर के बाद पिछले कई सालों से जो विद्वानों ने उच्चरित भाषा पर बल देना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि उच्चरित भाषा की प्रकृति जो है वो ज्यादा अच्छी मानते हैं। बोलचाल की भाषा या उच्चरित भाषा को महत्व देने के पीछे कारण यही है कि मानव के संप्रेषण, उसके व्यापार, आचार विचार उसकी मूलभूत भाषा के रूप में ही होती है। वो जो कृत्रिम भाषा या लिखित भाषा उसमें वो नहीं बोल पाता। तो भाषा समाज में बोलने वालों की संख्या और भाषा लिखने वालों और पढ़ने वालों की तुलना में कहीं अधिक है। अर्थात बोलकर आप जितना, जैसे आप क्लास लेक्चर ले लेते हैं लेकिन इतनी बड़ी बुकलेट पढ़ने में आपको दिक्कत होती है। तो इस तरह से देखिए, और इसीलिए जैसे बम्बैया भाषा कलकत्ते, तो इसका भी एक अपना एक अलग रूप आपके सामने दिखाई देता है। तो भाषा, उच्चरित भाषा, भाषा का आधार निश्चित रूप से है। भाषा से ही भाषा का आधार विकसित भी होता है। भाषा जो है लिखित भाषा का और उच्चरित भाषा की अपेक्षा भाषा वैविध्य भी कम मिलता है। तो ये सारी चीजें उसमें दिखाई देती है और इसका एक स्वरूप है। तो उच्चरित भाषा में अनेक प्रकार भी दिखाई देते हैं, ठीक है, और उनके रूप भी भिन्न होते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि उच्चरित भाषा में विकल्पन या भेद दिखाई देता है, उसका कारण प्रयोक्ता ही होता है। प्रयोक्ता के यानी भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक स्तर भेद तथा उसके सांस्कृतिक भेद का अभाव भी उच्चरित भाषा के रूप में दिखाई देता है। उच्चरित भाषा प्रकार के साथ साथ अंग विक्षेप, भंगिमाओं, चेष्टाओं की में भी सहायक होती है। जैसे उच्चरित भाषा में क्या है, बोलते समय आप हथेली, उंगलियों का, चेहरे का हाव भाव को, सहमति को, असहमति को, सिर हिलाने को, भौं चढ़ाने को, इन सभी को आप देखिए वो कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। तो इस तरह उच्चरित भाषा हमारे जीवन का अंग है और उसी के आधार पर इसका स्वरूप तैयार होता है। इसी तरह लिखित भाषा का भी अंग है। लिखित भाषा वाचिक परंपरा से जुड़े लोगों की, मतलब लंबे आख्यान या महापद, जो महाकाव्य जैसे मान लीजिए वेद व्यास थे, अब लोगों को याद नहीं रहता, तो इसलिए वो जो चीजें उनको याद आती है वो लिख लेते, तो स्मृति में सहायक होती है। दूसरी चीज संप्रेषण क्षेत्र का विस्तार करती है कि मौखिक संप्रेषण में वक्ता और श्रोता दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, इसलिए इसका संप्रेषण क्षेत्र सीमित हो जाता है। लेकिन लिखित भाषा में संप्रेषण दूर तक, यानी किताब जो कोई तुलसी लिखकर चले गए हैं फिर भी आप उसको पढ़ रहे हैं, उनसे आप संप्रेषण स्थापित कर पा रहे हैं। इसी तरह प्रसारण का माध्यम बनता है,
यानी लेखन का प्रकार जो संदेश दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। इसी तरह अगला अगर देखिए सामाजिक नियंत्रण, यानी लेखन के स्थायित्व का जब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सामाजिक व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करने की शक्ति उसमें होती है। जैसे सरकारी कार्यालयों में मौखिक भाषा काम नहीं आएगी, वहां पर लिखित भाषा में जो काम काज होता है वही प्रामाणिक मानता है, और वो उसमें कहा भी जाता है मुझे लिखित रूप में दीजिए, जैसी तमाम अभिव्यक्तियां आप देखें। इसके अलावा प्रतिक्रियाएं उस पर होती हैं, जब आप लिख करके कोई चीज देते हैं तो उस पर प्रतिक्रिया होती है कि आपका काम ये हो रहा है, ये काम आपका नहीं हो रहा, ये काम क्यों नहीं हो पा रहा वगैरह। इसी तरह सौंदर्य शास्त्रीय प्रकार भी इसके होते हैं, यानी साहित्य की जो मौखिक परंपरा है, कवि सम्मेलन, मुशायरे, शायरी, शेर, ठीक है, ये सब सुन करके पढ़ करके भी हम एक मनोरंजन का स्वरूप आगे बढ़ा सकते हैं, और ये भी दिखा सकते हैं। अब इसकी बोलचाल की भाषा का लिप्यांकन शुरू हो गया, और लोग कर भी रहे हैं कि इसको किसी न किसी तरह से इसको लिख लिया जाए। तो लिखित भाषा पर उच्चरित भाषा का अगर प्रभाव देखा जाए तो कई अर्थों में है। जैसे वर्णात्मक शब्दों और पदबंधों के प्रयोग के रूप में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। अधिकांश लेखक उच्चारणात्मक प्रभावों को व्यक्त करने के लिए वर्णात्मक या विवरणात्मक शब्दों और पदबंधों का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी के रोने को व्यक्त करना तो कैसे करेंगे, आप लिखते हैं वह फूट फूट कर रोने लगा। अब ये फूट फूट कर पदबंध, ये विवरणात्मक पदबंध है, ठीक है। तो संसार की लगभग सभी भाषाओं में, सभी साहित्य में इस प्रकार के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। आप देखते हैं कि जब आप लिखते हैं, जैसे सपोज करिए एक आध संवाद आपको सुना रहे, खामोश, फिर आप बिल्कुल खामोश, यानी इसका मतलब है कि आप बड़ी तटस्थता के साथ उस बात को करें। इसी तरह से वे ठंडी सांसें भरकर कहती, एक बच्चा और हो जाए, अब ये ठंडी सांसें भरकर कहती, ठीक है। तो इस तरह से तमाम सारी चीजें अगर आप देखिए तो इसके अलावा विराम चिन्हों का प्रयोग, लिखित उच्चरित भाषा में किसी भी विराम चिन्ह का कोई प्रयोग नहीं होता। कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, कैसे बोलना है, इसका कोई भी व्याकरण नहीं होता। लेकिन लिखित भाषा में इसका व्याकरण होता है, उच्चरित भाषा में इसका व्याकरण नहीं होता है। लिखित भाषा में इस चीज के व्याकरण को देखा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इन चीजों को अगर आप देखिए तो लिखित भाषा, उच्चरित भाषा की जो प्रकृति है उसको संप्रेषण के लिए समझना बहुत है। इसके अलावा एक और है आंगिक भाषा। आंगिक भाषा अर्थात हम हाव भाव की जो सामाजिक सापेक्षता, हाव भाव के क्या प्रकार होते हैं, यानी आप देखिए कि जो आंगिक भाषा है, यानी कि वाक भाषा, आंगिक भाषा यानी आवाज के माध्यम से, अंगों के माध्यम से मनुष्य की भाषा के साथ साथ आवाजों को आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से भी संप्रेषण करता है। जैसे ध्वनियों के माध्यम से, ठीक है, जैसे चोट लगने पर वो कहता अभिव्यक्त करता है। इसी तरह से बच्चे को चुप करने के लिए वो इस तरह का शब्द मुंह पे हाथ रखता है, तो इस तरह से करता है। आंगिक में गुप्त भाषा और संकेत भाषा भी होती है। गुप्त भाषा अर्थात जो चोरों की भाषा होती है, संकेत भाषा संकेत भाषा अर्थात जो भाषा जैसे रेलवे में हरी झंडी, जहाजों पर हरी झंडी, ये सांकेतिक भाषा के रूप में होते हैं। इसी तरह आप देखिए तो उंगलियों के माध्यम से हम देखते हैं। इसी तरह आप देखिए ट्रैफिक पुलिस को देख लीजिए, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने उसे भगा दिया, तुरंत आप हाथ से दूर करने का संकेत करेंगे, मारने का इशारा करेंगे, तर्जनी का प्रयोग करेंगे। तो अगर किसी को बुलाने का प्रयोग करते हैं तो आंगिक में आप उसे इशारा करते हैं। तो इस तरह से आप इशारे के आधार पे यानी हाव भाव के माध्यम से भी संप्रेषण स्थापित करते हैं। ये समाज में अनिवार्य भी है। तो हाव भाव कुछ हद तक सार्वभौमिक भी होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आंगिक संप्रेषण भी इसका बहुत कुछ संप्रेषण में, आंगिक भाव भी, आंगिक भाषा भी संप्रेषण में बहुत बड़ा एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। और इसके अनेक प्रकार होते हैं जो समाज में आप देखिए, उंगलियों से ट्रैफिक थारो मत इधर बढ़ो, हम जीत गए, विक्ट्री का करते हैं। तो इस तरह से मुंह बिचकाना, छाती पीटना, इसी तरह से दोनों हाथों से आंखों को बंद कर लेना, ऐसी तमाम प्रक्रियाएं हैं तो जिसे आप आसानी से देखें और समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर ये संप्रेषण समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए जरूरी है, उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे
आगे अगले इकाई में फिर आपसे बात करें। नमस्कार।